हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ कंड्यूसिव लीगल। रीस्ट्रक्चरिंग की सीरीज में ये है हमारी नेक्स्ट वीडियो ऑन प्रोसेस ऑफ मर्जर, या ये कह लीजिए कि मर्जर को एग्जीक्यूट कैसे करें। अपनी सीरीज में हम फास्ट ट्रैक मर्जर और प्री प्रेप ऑफ मर्जर यानी मर्जर की प्लानिंग करते टाइम आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपसे बाई चांस ये वीडियो मिस हो गई है तो इसका जो लिंक है वो हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं। यू कैन सी इट फ्रॉम देयर, बिकॉज मर्जर को स्टार्ट करने से पहले, उसके एग्जीक्यूशन पे जाने से पहले उसकी जो प्री प्रेप के स्टेप्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप चाहिए तो आप कंड्यूसिव लीगल सर्च करेंगे तो भी आपको ये वीडियोस इजीली मिल जाएंगी। अब आते हैं एग्जीक्यूशन स्ट्रैटेजी पे। सो व्हाइल एग्जीक्यूटिंग अ मर्जर, प्री प्रेप वाले जो स्टेप हैं वो फॉलो करने के बाद सबसे पहले आपको एक कट ऑफ डेट डिसाइड करनी पड़ेगी। इस कट ऑफ डेट के अकॉर्डिंग आपको अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करने पड़ेंगे। मान लीजिए अगर आपने, जैसे वी आर सिटिंग इन जनवरी, आपने जो है कट ऑफ डेट डिसाइड करी 30 जनवरी, तो विद इन 30 डेज आपको अपनी जो फर्स्ट मोशन पिटीशन दैट हैज़ टू बी फाइल्ड, आपको फाइल करनी ही पड़ेगी। अब आते हैं कट ऑफ डेट की रिलेवेंस पे। अगर आप देखो तो जब भी आप मर्जर की बात करते हो तो आपने अपॉइंटेड डेट सुनी होगी, आपने एग्जीक्यूशन डेट सुनी होगी। आप बोलोगे कट ऑफ डेट क्या है, व्हाट इज दिस कट ऑफ डेट? तो बेसिकली होता क्या है, जब आप मर्जर की पिटीशन फाइल करते हैं तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपके जो फाइनेंशियल्स हैं या जो भी क्रूशियल आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे लिस्ट ऑफ क्रेडिटर हो गई, शेयर होल्डर लिस्ट हो गई, या बाकी जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो 30 दिन से पुराने ना हो। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मेक श्योर कि आप एक सिंगल डेट, कोई भी एक ऐसी फ्यूचर डेट ले लीजिए जिसे आप कट ऑफ डेट कह सकते हैं, जिस डेट तक आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं। यानी जब भी आप लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर, लिस्ट ऑफ क्रेडिटर या फाइनेंशियल्स तैयार करेंगे, तो जैसे अभी मैंने ऊपर एग्जांपल लिया था 30 जनवरी, तो हम सारी चीज़ें 30 जनवरी के हिसाब से तैयार करेंगे सो दैट हम इजीली 30 दिन के अंदर उससे फाइलिंग जो है वो अपनी कर सकें। तो जब आपने ये कट ऑफ डेट ले ली तो इसमें सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट आपको प्रिपेयर करना होगा वो होगा अनऑडिटेड फाइनेंशियल्स विच शुड नॉट बी मोर देन 30 डेज ओल्डर। और इसी के बाद आप प्रिपेयर कर सकते हैं अपनी क्रेडिटर लिस्ट, बिकॉज जब तक आपके फाइनेंशियल्स तैयार नहीं होंगे, फाइनेंशियल्स के बेस पे ही आपकी जो क्रेडिटर लिस्ट है वो तैयार होगी। तो फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट स्टेप इन दिस प्रिपरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट इज टू प्रिपेयर योर अनऑडिटेड फाइनेंशियल। बिकॉज अनऑडिटेड फाइनेंशियल, अब कोई बोले कि जी हमारा तो ऑडिट अभी हुआ है तो हमें अनऑडिटेड की क्या ज़रूरत है, हमेशा अनऑडिटेड फाइनेंशियल्स लगते ही हैं। बिकॉज इवन इफ अगर आप 31 मार्च को भी ऑडिट अपना मर्जर करने बैठे हैं तो उसका ऑडिट भी जो है वो अभी आप थोड़े दिन बाद कराओगे, आप एजीएम के आसपास उसका ऑडिट कराएंगे, सपोजिंगली मान लीजिए अगस्त में, जुलाई में, इस टाइप से ऑडिट होगा। तो आपको 30 दिन के, जस्ट 30 दिन पहले फाइनेंशियल्स चाहिए, तो इसलिए अनऑडिटेड फाइनेंशियल्स जो हैं वो तो आपको चाहिए ही होते हैं। इसके बाद जब आपके अनऑडिटेड फाइनेंशियल्स आ गए और उसके बेसिस पे आपने अपनी क्रेडिटर लिस्ट वगैरह तैयार कर ली, तो पिटीशन की ड्राफ्टिंग के साथ साथ आप अपना एक बेस पिटीशन तैयार कर सकते हैं। और उसके साथ साथ आपको चाहिए शेयर होल्डर्स और क्रेडिटर्स की एनओसी। तो पिटीशन ड्राफ्ट करने के लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए, फाइनेंशियल्स, वैल्यूएशन रिपोर्ट, लिस्ट ऑफ क्रेडिटर, शेयर होल्डर्स की लिस्ट, और अलॉन्ग विद देयर एनओसी। इनकेस अगर आपके केस में डायरेक्ट शेयर होल्डर्स और क्रेडिटर एनओसी दे रहे हैं तो आपको उसके साथ एनओसीज लगानी पड़ेंगी, और इसके साथ आपको लगाने पड़ेंगे कुछ सर्टिफिकेट्स और एफिडेविट। अच्छा, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है, जो एनओसीज लगेंगी ये भी एफिडेविट के फॉर्मेट में लगेंगी। इसके साथ साथ आपको, जैसे मान लीजिए ऑडिट, स्टार्ट ऑडिटर का सर्टिफिकेट लगाना पड़ता है, और कुछ बेसिक एफिडेविट्स होते हैं जैसे एफिडेविट वेरीफाइंग पिटीशन, और एफिडेविट वेरीफाइंग पिटीशन से लेके सीए का एक आपको एफिडेविट लगाना पड़ता है क्रेडिटर लिस्ट को वेरीफाई करने के लिए। और जब ये सारे एनेक्शियर्स लगाने के बाद आपकी पिटीशन तैयार हो जाती है और फाइनली यू आर एट अ स्टेज कि आप अपनी पिटीशन साइन करा लेते हैं, तो आपको इसे ऑनलाइन फाइल करना होता है एनसीएलटी में अलॉन्ग विद द फीस। पहले क्या होता था कि हार्ड कॉपीज जाती थी 1+2, बट अब कोविड की वजह से कह लीजिए या ऑनलाइन रिजीम की वजह से कह लीजिए कि आपकी जो फाइलिंग है वो ऑनलाइन होती है।
अब यहाँ आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या ये कह लीजिए कि जब आपने फर्स्ट मोशन पिटीशन लगाई है या जब आप उसे ड्राफ्ट कर रहे हैं, तो आप दो तरह के प्रेयर क्लॉज होते हैं नॉर्मली जो आप ड्राफ्ट करते हैं। पहला, अगर आपके पास शेयर होल्डर और क्रेडिटर्स की 90% या उससे ज़्यादा की एनओसी है तो आप मीटिंग की डिस्पेंसेशन प्रे करते हैं। अदरवाइज अगर एनओसी नहीं है तो आपको मीटिंग कॉल करने की प्रेयर करनी पड़ती है। यू हैव टू सीक अ इंस्ट्रक्शन फ्रॉम एनसीएलटी फॉर कॉलिंग ऑफ द मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर एंड क्रेडिटर्स। और बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं, मान लीजिए आप 5-6 कंपनी का मर्जर करा रहे हैं, या फॉर दैट मैटर 2 कंपनी का भी मर्जर करा रहे हैं, तो उन केसेस में बहुत बार क्या होता है, मान लीजिए एक कंपनी की तो एनओसी आपके पास है और दूसरी कंपनी की नहीं है, तो इसमें ये बिल्कुल क्लियर है जिस भी क्लास की 90% की एनओसी आपके पास है उसकी आपको मीटिंग नहीं करानी, और जिसकी एनओसी नहीं है उसकी आपको मीटिंग करानी है। तो इसमें ये कहीं पे भी नहीं है कि अगर आपको मीटिंग करानी है तो सबकी करानी पड़ेगी या डिस्पेंस होगी तो सबकी होगी। शेयर होल्डर की 90% एनओसी है, जिस कंपनी की है उसकी डिस्पेंस करा लीजिए, जिस कंपनी की नहीं है उसकी मीटिंग कॉल करा लीजिए। सेम गोज विद क्रेडिटर। आप फर्स्ट मोशन फाइल करने के बाद अगर आपको जो आपकी पिटीशन है उसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, वो अप टू मार्क है, तो आपकी जो पिटीशन है वो लिस्ट हो जाएगी। अदरवाइज रजिस्ट्री अपने रिमार्क्स के साथ आपकी जो पिटीशन है उससे डिफेक्ट में डाल देगी, और आपको वो डिफेक्ट जो है वो रिमूव करने होते हैं 7 दिन में। तो रजिस्ट्री आपको एनसीएलटी की रजिस्ट्री एक रिमार्क के साथ रीसबमिशन देती है, कह लीजिए, जो कि यू हैव टू remove your defect within 7 days and refile that application. Once all the scrutiny check has been passed, तो आपकी जो है फर्स्ट हियरिंग की पिटीशन लग जाएगी। फर्स्ट हियरिंग जो फर्स्ट मोशन की पिटीशन जो है वो लग जाएगी, और इसकी जो फर्स्ट हियरिंग होती है, अगर सारी चीज़ें ऑर्डर में हैं और आपके प्रेयर क्लॉज के अकॉर्डिंग अगर आपको डिस्पेंसेशन मिल जाए या मीटिंग कॉल कराई जाएगी। बिकॉज होता क्या है, अगर डिस्पेंसेशन मिल गई तो डिस्पेंसेशन के बाद जो एनसीएलटी होती है वो आपको सारे डिपार्टमेंट को नोटिस सर्व करने के लिए बोलेगी अबाउट योर स्कीम। और इन केस अगर जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया था कि आपको मीटिंग कॉल करानी पड़ रही है, आपके पास एनओसी नहीं है, तो एनसीएलटी आपके केस के लिए मीटिंग के लिए इंस्ट्रक्शन देगी, चेयरमैन, ऑल्टरनेट चेयरमैन और स्क्रूटनाइजर को अपॉइंट कर देगी, और वो एक टेंटेटिव डेट भी फिक्स कर देती है कि भाई बाय दैट डेट आप अपना जो है मीटिंग कॉल करा लीजिए, और उसके साथ साथ आप अपने न्यूज़पेपर में ऐड दे दीजिए। और ये ध्यान रखिएगा, बहुत बार केसेस में क्या होता है, 90% केसेस में, कि आपकी जो कोरम है वो भी आपके ऑर्डर में लिखी आती है कि आपके अगर मान लीजिए क्रेडिटर इतने हैं तो इतनी की कोरम आपकी मिनिमम है, या आपके शेयर होल्डर इतने हैं तो इतनी की आपकी जो है कोरम होगी, इतने लोग मिनिमम आपके उसमें होने ही चाहिए। इसके बाद आपको न्यूज़पेपर में ऐड के साथ साथ आपको सारे शेयर होल्डर्स और क्रेडिटर्स को मीटिंग का नोटिस देना पड़ता है। उसके बाद आप जैसे मीटिंग कॉल करते हैं, आप मीटिंग कॉल हो जाएगी और चेयरमैन और स्क्रूटनाइजर उस मीटिंग में जो अपॉइंटेड हैं वो उसे मीटिंग को कॉल करके, और जो अपने रिजल्ट्स हैं मीटिंग के उसका भी जो टाइमलाइन है कि कितने दिन में चेयरमैन को फाइल करने हैं मीटिंग के, वो रिपोर्ट भी कितने दिन में सबमिट करनी है एनसीएलटी को, इसकी भी टाइमलाइन बाकायदा आपके एनसीएलटी के ऑर्डर में होती है। और जब भी मीटिंग कॉल की जाती है तो इसमें यहाँ अगेन इन बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइंस, जब भी मीटिंग कॉल की जाती है तो 90% ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट इन मीटिंग हैव टू पास द स्कीम। मीन्स आपको टोटल के 90% की नहीं चाहिए, यहाँ पे जो मेंबर्स प्रेजेंट हैं, बट अगेन मार्क माई वर्ड्स की कोरम जो आपको ऑलरेडी डिफाइन है ऑर्डर में वो तो कंप्लीट करनी पड़ेगी। उसके कोरम के पूरा होने के बाद 90% लोगों से आपकी स्कीम अगर अप्रूव हो जाती है तो आपका जो फर्स्ट मोशन है उसकी रिपोर्ट चेयरमैन सबमिट कर देगा एनसीएलटी में, और अकॉर्डिंगली आपका जो फर्स्ट मोशन है वो अलाउड हो जाएगा। एक बार आपका फर्स्ट मोशन अलाउ हो गया तो आपको फाइल करनी है सेकेंड मोशन एप्लीकेशन विद इन 7 days ऑफ दिस ऑर्डर। यहाँ भी आपको सेकेंड मोशन तैयार करके सबमिट करनी है ऑनलाइन अलॉन्ग विद द फीस, और एक बार इसकी स्क्रूटनी क्लियर हो गई तो ये लिस्ट हो जाएगी, और इनकेस अगर कोई इश्यूज हैं तो एज यूजुअल रजिस्ट्री आपको 7 days का टाइम देगी टू रेक्टिफाई योर डिफेक्ट्स। एक बार आपका जो सेकेंड मोशन पिटीशन है वो लिस्ट हो जाए, स्क्रूटनी पास हो जाए, उसके बाद जब वो लिस्ट होती है तो एनसीएलटी डायरेक्शन देता है कि आप सारे डिपार्टमेंट्स को
अपनी स्कीम भेज दीजिए। और अगर किसी भी डिपार्टमेंट का कोई ऑब्जेक्शन है या कोई ऑब्जर्वेशन है तो वो आपको एनसीएलटी के पास सबमिट कर सकता है। इस केस में एक बार आपने अपनी जो स्कीम है वो सर्व कर दी सारे डिपार्टमेंट्स को, तो डिपार्टमेंट से नॉर्मली आप लोगों को क्वेरी लेटर आते हैं और आपको उनकी जवाब देने पड़ते हैं, और उसके बाद आपको एनओसी या ये कह लीजिए एक एफिडेविट डिपार्टमेंट सबमिट करता है एनसीएलटी में। और आपको ये एनओसी कैसे हैंडल करना है वो हम आपको ऑलरेडी अपनी प्री प्रेप वाली जो वीडियो है उसमें हम शेयर कर चुके हैं। तो एक बार जब ये एफिडेविट सबमिट हो जाएंगे एनसीएलटी के पास, तो अकॉर्डिंगली अगर एवरीथिंग इज इन ऑर्डर और किसी भी डिपार्टमेंट को कोई ऐसा मेजर ऑब्जेक्शन नहीं है, तो आपका जो आपका मर्जर का ऑर्डर है वो है पास हो जाएगा और आपकी जो स्कीम है वो अप्रूव हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम शेयर करेंगे आपके साथ मर्जर के बाद व्हाट आर द पोस्ट मर्जर कंप्लायंसेस which are equally important. We will also discuss the important aspect of stamp duty in our next video, because stamp duty एक ऐसा aspect है कि मर्जर के ऑर्डर के बाद वो बहुत ज़्यादा नेग्लेक्टेड है और उसमें बहुत ज़्यादा कई बार पेनल्टी भी पड़ जाती है। तो stay tuned for more such updates. Thank you so much.